मित्रों, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की कार्यक्रम श्रृंखला संवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सागर कादीवाला, यहाँ का ट्रस्टी, आप सबका विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से स्वागत करता हूँ। आप जिस इमारत में अभी मौजूद है, इसे पहले मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि नागपुर तब मध्य प्रदेश में था। 5 जनवरी 1954 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था और उसके 2 साल 8 महीने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ते इसका उद्घाटन हुआ था। संस्था के पहले अध्यक्ष थे श्री बियानी जी, और बियानी जी ने बड़ी सफलतापूर्वक इस संस्था के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वाह किया और उनके महाप्रयाण के पश्चात नव भारत पत्र समूह के संस्थापक प्रधान संपादक बाबू राम गोपाल जी माहेश्वरी के कंधों पर इस विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वाह आया और उन्होंने आजीवन बड़े यशस्वी ढंग से अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। उनके जाने के पश्चात तत्कालीन सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य पंडित शिवकरण शर्मा छांगानी इस सम्मेलन के अध्यक्ष बने और उनके बाद अब बैद्यनाथ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश शर्मा इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्था के महासचिव यानी प्रधानमंत्री है नवभारत पत्र समूह के प्रबंधक और संपादक श्री विनोद माहेश्वरी। प्राध्यापक मधु पांडे भी कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुछ लोगों की एक कार्यकारिणी है जिसमें एक मैं भी हूं। संस्था पूरी तरह से अव्यावसायिक स्तर पर अपने कार्य करती चली आई है और संस्था का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि साहित्यकारों को और कलाकारों को अपनी पहचान और अपना स्थान बनाने में सहायता प्रदान कर सके। इस नीति के तहत लगातार इस संस्था में कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें केवल साहित्यकार या कलाकारों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी 2 अलग अलग उपक्रम है। एक चेतना उसके अंतर्गत और दूसरा एक अंतरंग जिसमें महिलाएं ही होती हैं, वो अपना कार्यक्रम करती हैं। बच्चों के लिए भी उभरते सितारे नाम का एक कार्यक्रम है जिसमें जो नवांकुर हैं उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए और उनको अवसर दिया जाए, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। बुजुर्गों के लिए भी एक अभिनंदन मंच है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए हमने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और लगातार इस भवन के अंदर प्रतिदिन लगभग 2 से 3 कार्यक्रम होते हैं और उसमें लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। 4-5 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री के मन में ये विचार आया कि ये सब कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन समाज के नौजवानों को एक प्रेरणा देने के लिए, एक दिशा निर्देश देने के लिए क्यों न एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें अपने अपने क्षेत्र के जो दिग्गज व्यक्तित्व है उनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाए, उनकी बातें सुनी जाए कि किस प्रकार उन्होंने इस ऊंचाई को प्राप्त करने में सफलता हासिल की, ताकि हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिल सके। उसके अंतर्गत अभी तक हम यहाँ करीब 100 के लगभग यहाँ पे दिग्गजों को आमंत्रित कर चुके हैं, जिसमें कलाकार क्षेत्र के लोग हैं, साहित्यिक क्षेत्र के लोग हैं, चिकित्सा क्षेत्र के तो बहुत सारे विद्वानों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और अलग अलग संकायों के चाहे शिक्षण का हो, चाहे सामाजिक क्षेत्रों का हो, सांस्कृतिक का हो, हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और देखते हैं कि उनका बचपन किस प्रकार गुजरा और किस प्रकार उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को हासिल किया। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे बीच जाने माने सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल मोकदम जी यहाँ पे उपस्थित है। लगभग हर कोई डॉक्टर मोकदम के नाम से परिचित है, क्योंकि एक बड़ी सेवा का एक बहुत बड़ा लंबा अरसा, एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव इनके साथ में जुड़ा हुआ है। अंजनी आई क्लिनिक, ठीक है डॉक्टर साहब, आप उसके संस्थापक हैं और
लंबे समय तक आपने सेवाएं दी है, सेवाएं दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, और अभी तो बड़ी खुशी की बात है कि इनके बच्चे और बहू भी उस संस्थान से जुड़ गए हैं। एक संक्षिप्त सा परिचय डॉक्टर साहब का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जो है, इनका जन्म वर्धा में 1 जनवरी 1946, और डॉक्टर साहब का पूरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल जगेश्वर मोगदम, जी हाँ। और आप जो मोगदम परिवार की एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो एक परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए, उसी मार्ग पर चलते हुए आपने नेत्र चिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त की और अपनी खानदानी भूमिका को बड़े यशस्वी ढंग से पूर्ण किया। आप MBBS है, MS है नेत्र रोग में, और DO है जो आपने GMC नागपुर से वो डिग्री हासिल की। कई जगह आपने अपने तजुर्बों से, अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। आप इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मानद प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। नेहरू मेडिकल कॉलेज सावंगी मेघे वर्धा में भी आपने अपनी सेवाएं दी। नागपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर नेत्र रोग के क्षेत्र में आप प्राध्यापक पीजी में मानद प्राध्यापक रहे। और सबसे बड़ी बात कि देश और देश के बाहर कई प्रकार के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर साहब को बड़े आदर के साथ बुलाया गया, और डॉक्टर साहब ने प्रतिनिधित्व किया है इस क्षेत्र का, इस देश का। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अत्याधुनिक तकनीक से युक्त अंजनी आय हॉस्पिटल के आप संस्थापक हैं, और डॉक्टर साहब को बहुत अनेकों अवार्ड्स मिले हैं। 1-2 प्रमुख अवार्ड्स का मैं नाम ले रहा हूँ। अवार्ड्स भी मिले हैं, सम्मान मिले। उसमें सबसे बड़ा रोटरी का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्विस अबोव सेल्फ, ये आपको 2003 में प्रदान किया गया। धन्वंतरी वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी डॉक्टर साहब को नवाजा गया। इसके अलावा समाज भूषण और प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स भी आपके शोभा बढ़ा रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ की और आपके उपलब्धियों की। रोटरी के आप अध्यक्ष भी रहे, यानी सामाजिक क्षेत्र में भी डॉक्टर साहब काफ़ी सक्रिय रहे। रोटरी के आप अध्यक्ष, और एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का, उसको भी डॉक्टर साहब ने सुशोभित किया। और नेत्र विज्ञान से संबंधित अनेक उपक्रमों से डॉक्टर साहब जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब केवल वैद्यकीय क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, उसके अलावा कला के क्षेत्र में भी आप काफ़ी सक्रिय हैं। नाटक, क्रिकेट, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ये सारी आपकी हॉबीज़ है। एक अच्छे गायक के रूप में भी डॉक्टर साहब की पहचान है, और शास्त्रीय संगीत में तो आपने बाकायदा मध्यमा तक की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझको मालूम पड़ा कि डॉक्टर साहब कहानीकार भी बन गए हैं। पिछले साल 5 कहानियाँ अलग अलग बड़े महत्वपूर्ण दिवाली विशाख में डॉक्टर साहब की छपी है, और मैं यानी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी एक साहित्यकार के रूप में डॉक्टर साहब की एक अलग पहचान बनेगी। तो जैसा कि हमारी परंपरा है, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मैं डॉक्टर साहब का हमारा अंग वस्त्र, एक बार मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर साहब ने बोले कि अंग वस्त्र एक दूसरी चीज होती है, तो मैं उत्तरी से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आइए डॉक्टर साहब। अभी तक हम जिनका स्वागत करते हैं इसको हम अंग वस्त्र बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझको अर्थ बताया तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर साहब को तो उत्तरी प्रदान किया जाना चाहिए। और होता ही है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। भाभी जी हमारे बीच उपस्थित है। भाभी जी कृपा कर 1 मिनट के लिए स्टेज पे आए। हम विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मिसेस मोगदम का स्वागत कर रहे हैं। फोटो भाभी जी, डॉक्टर साहब ऐसे मौके कहाँ आते, आप तो दूर दूर रहते हैं, ये थोड़ा सा चलिए आइए, शुभ आइए। तो डॉक्टर साहब आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप डॉक्टर है, बहुत सारी गतिविधियों से जुड़ी है। आप ये बताइए, भाभी जी के साथ आप आखिरी बार किस होटल में खाना वाना खाने के लिए गए थे? होटल तो याद नहीं, पर अभी पिछले हफ्ते में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का जो जामठा का जो स्टेडियम बना है, वहाँ पे हमारा एक
क्लब हाउस है, जी, उस क्लब हाउस में हम दोनों खाना खाने जरूर खाना खाने गए, गए। फैमिली के साथ गए थे। हम सिर्फ दोनों नहीं थे, नहीं, मेरे समधी आए हैं वो भी थे। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। नहीं, यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आदमी बहुत सारा व्यस्त हो जाता है तो हमेशा लोग यानी पत्नियां पति की शिकायत करती है। मैं कंफर्म, भाभी जी मैं आपके तरफ हूँ, तो मैं वही पूछा था। अच्छा, भाभी जी के लिए आपने आखिरी बार साड़ी कब खरीदी? अब ये सब आपने पहले क्वेश्चन बताया। नहीं, वही तो है। ये हाँ, ये मंच ही ऐसा है कि ना अतिथि को मालूम है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, ना मुझको मालूम है कि ये क्या बोलने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन में तो डॉक्टर साहब आपको 0-0 मार्क्स मिल गए। भाभी जी आपने इनके लिए कभी शर्ट वर्ट खरीदा क्या? देखो यार यानी गड़बड़ हो गया। वही खरीदते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, वो तो परंपरा आपके परिवार की नेत्र चिकित्सा वाली है, आपको खुद हो के कभी ये लगा था कि मैं नेत्र चिकित्सक बनूंगा? खुद है कि शुरू में तो ऐसे नहीं लगा था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जी, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो गवर्नमेंट ने एक नया पद्धति शिक्षण कब की बात है ये सन? मैं 1957-58 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब मुझे 9वीं में जाना था, जी, 9th की जब एडमिशन होनी थी, तो हमारा स्कूल मल्टीपर्पज स्कूल करके घोषित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्कूल था। जी, और मल्टीपर्पज में आपको सब्जेक्ट चूज 9th के लिए स्टैंडर्ड में ही करना पड़ता था। सही बात। मैथमेटिक्स लेना है, सही बात है, बायोलॉजी कि लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, इवन आर्ट्स कॉमर्स भी सब्जेक्ट्स रहते थे। जी जी, तो मैंने पिताजी को पूछा कि अब मैं क्या विषय लूँ, मुझे अभी उसका चॉइस करना है। तो उन्होंने कहा देख मुझे ज़्यादा कुछ इसमें का समझता नहीं, मुझे इतना समझता है कि तुझे डॉक्टर बनना है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है और उसके साथ तू जुड़ जाए, ये मैं चाहता हूँ, इसलिए तू उस दृष्टि से सब्जेक्ट लो। तो फिर मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब्जेक्ट्स चुने थे और इस तरह से फिर मैं फिर वो तो मैट्रिक वो ग्रुप में आ गया था कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। मैट्रिक हुआ, उसके बाद साइंस कॉलेज में यही के नागपुर के साइंस नागपुर साइंस कॉलेज, और वहाँ से तो उन दिनों उसको BSc पार्ट 1 कहते थे, आजकल जो 12वीं है जी, और वो करने के बाद फिर मेडिकल में एडमिशन हुई। तब एक ही मेडिकल कॉलेज पूरे विदर्भ ही नहीं, पूरा अपना पुराना जो मध्य प्रदेश था, विदर्भ, जी हाँ, तब हालांकि मध्य प्रदेश अलग हो गया था, महाराष्ट्र से हम जुड़ गए थे, मगर फिर भी कुछ सीट्स मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए रखी गई थी। क्योंकि रायपुर जबलपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो वहाँ के विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ते थे। फॉरेनर स्टूडेंट्स के भी लिए सीट्स कुछ रहती थी। अच्छा, तो ऐसी एक ही मेडिकल कॉलेज होने से तो उस समय भी, आज तो मेडिकल में एडमिशन लेना है अपने आप में आकाश में के तारे तोड़ना है जी, या बहुत बड़ी थैली होना आपके पास में। उस समय क्या पराक्रम किया था आपने? उस समय मेरे ख्याल से 25 रुपये महीना फी रहती थी। फिर नहीं, लेकिन एडमिशन कैसा हुआ वहाँ पे आपका? मार्क्स 12वीं के मार्क्स पे, शुद्ध 12वीं मेरिट पे? हाँ बिल्कुल, वहाँ कोई अच्छा, कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं थे। नहीं था, हाँ। तो जो भी मार्क्स जो के भी ऊंचा था, या तो आपको मार्क्स मिले आप डॉक्टर बने, नहीं मिले तो छुट्टी। तो उस समय क्या वातावरण कैसा रहता था मेडिकल कॉलेज वगैरह का? बड़ा गंभीर, धीर गंभीर, या ऐसी जैसे आपने नहीं, साइंस वो कॉलेज तो देखा वगैरह? देखिए आपको चूज करना पड़ता है किस वातावरण में मैं रहूं। जी हाँ, हाँ, आपका स्वभाव कैसा है उस पर निर्भर करता है। मैं स्कूल के ज़माने से ही नाटक में विशेष मुझे इंटरेस्ट रहा करता आपने था। ऐसा किया तो मुझको लगा ये तो स्कूल के ज़माने में मैं 6वीं से मेरे जो टीचर थे आसाराम जी वर्मा करके, वो खुद हिंदी नाटक लिखते थे। नाटक मतलब एकांकिका, और स्कूल के बच्चों के हिसाब से, और हमसे वो नाटक करवा लेते थे। अच्छा, तो मैं 6वीं में भी नाटक में काम किया, 7वीं में किया, 8वीं में किया, तो वो एक आदत सी बन गई थी। तो जैसे मेडिकल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, जब वो चूज करते थे, पहला कार्यक्रम रहता था एडमिशन के बाद, जुलाई में जैसे एडमिशन होती थी, और 15 अगस्त का कार्यक्रम फ्रेशर्स करते थे। तो जो फर्स्ट ईयर में एडमिट हुए मेडिकल में, उन बच्चों को लेके, उन स्टूडेंट्स को लेके वो कार्यक्रम रहा करता था। तो उसमें मेरा नंबर बुड्ढे का रोल था। अच्छा, तो ये क्या बात है? तो वो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर 15 अगस्त के बाद हमारा गैदरिंग रहता था, गैदरिंग में एक और नाटक रहता था, तब भी फिर मैंने नाटक में काम किया।
उसके बाद फिर ये तो एकांकिका पहले करते रहे, फिर तीसरे साल से फिर 3 अंकी नाटक जो रहते फुल, उनमें काम करने लगा। तो 4th ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर 2 साल और 2 मराठी नाटक। फिर ऐसे 6 साल लगे कुल मिला के? 4.5 साल का कोर्स। 4.5 साल। तो 4.5 साल के कोर्स में तो आपने बता दिया कि आपने ऐसी स्टेज पे नाटक किए। आपके जिंदगी के नाटक में कोई अभिनेत्री वगैरह नहीं होती थी क्या? क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने 80s में देखा, बड़ी बढ़िया पर्सनल, अभी भी है बहुत अच्छे, लेकिन तब तो सिर पे बाल वाल ये बड़ा इनका अलग स्टाइल हुआ करता था। तो कोई अभिनेत्री वगैरह आकर्षित नहीं हुई क्या आपके तरफ कि उसी से शादी हुई आपकी? ऐसा अभिनेत्री का जो भाई है, हाँ, वो मेरा रूम पार्टनर था साइंस कॉलेज हॉस्टल में। आप सामने ही बैठे हैं, और क्या, ग्रुप कैप्टन अनिल आंबेडकर। अच्छा, ये मेरे रूम पार्टनर थे। हाँ। तो तब कभी ऐसा लगा नहीं था कि इसकी बहन से मैं शादी करूंगा अभी। अच्छा। आगे ये लगा नहीं था, लेकिन ईश्वर को लगा था कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप किसको चूज करेंगे या कोई लड़की आपको चूज करेंगे। भगवान पहले डिसाइड करके रखता है, आपकी शादी वहीं होती है। हाँ। आप इधर उधर नहीं फटक सकते, नहीं भटक, आपकी किस्मत पे निर्भर करता है कि कैसा है। तो ये ऐसा, यानी ये कब हुआ जब आप ग्रेजुएशन कर चुके? जी नहीं, MS होने के बाद। MS होने के बाद में, यानी आपने सही कदम उठाया, पहले पढ़ाई वढ़ाई कर लो, बाद में दुनियादारी देखेंगे। तो और माँ बाप ने जो अप्रूव की उसी लड़की से शादी किया, मैंने मेरी पसंदी से नहीं किया। नहीं, लेकिन आप तो बोले कि उनके भाई साहब, हाँ ये देखो ये है, यानी डॉक्टर साहब की मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ और बिल्कुल पाक साफ हूँ, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब। यानी पूरी दुनिया के सामने दिल में लड्डू तो कहीं पहले से फूट रहे थे, शादी के बन के बाद में फूटे उसमें। लेकिन आप बहुत लकी रहे, और भाभी जी आप भी बहुत लकी रही ऐसे व्यक्तित्व से। अच्छा, तो MS करने के बाद में आपने शादी की? MS करने के बाद में शादी की। MS के पहले आपका क्लिनिक शुरू हो गया था? जी नहीं, हाँ। MS होने के बाद मैं 5 साल मेडिकल कॉलेज में सर्विस किया लेक्चरर करके। अच्छा। और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस शुरू किया। और उसका भी किस्सा ऐसे हुआ कि नॉर्मली एक साधारण 3 साल की सर्विस टीचर करके आपने की तो मेडिकल में प्रमोशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर आजकल बोलते हैं। हाँ। उस जमाने में रीडर की पोस्ट रहती थी। हाँ। तो रीडर की पोस्ट मुझे मिल नहीं रही थी। हाँ। तो मैं जाके डायरेक्टर से मिला बम्बई की, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जब तक सिलेक्शन नहीं होता आपको प्रमोशन ऑफिशियली हम दे नहीं सकते। अच्छा। हालांकि मैं काम वही एसोसिएट प्रोफेसर का ही कर रहा था, मगर ऑफिशियली रिकॉग्निशन वो नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा ये तो चलती रहेगा, सरकारी काम है, कोर्ट में जैसे तारीख होते रहती है, कितने साल और लेंगे मालूम नहीं। मैं डिसीजन ले लिया कि अब सर्विस छोड़ के प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो 71 में मैं MS हुआ, उसके पहले से ही मुझे टीचिंग जॉब एक मिल गया था, और उसके बाद 76 तक मैं टीचिंग करते रहा मेडिकल में। फिर 76 में प्रैक्टिस शुरू कर दिया, और उसके बाद लकीली मुझे टीचिंग की बहुत अच्छा लगता था, यानी मेरी यदि टाइम पे मेरा सिलेक्शन हो जाता पब्लिक सर्विस कमीशन का तो शायद मैं टीचिंग लाइन में ही रहता, प्रैक्टिस में कभी नहीं आता था। उसमें मेरे गुरुजी थे डॉक्टर ईश्वर चंद्र, मेरे प्रोफेसर थे, क्या बात, प्रख्यात नेत्र तज्ञ। बेशक। और मैंने जब तय किया कि सर, मैं उनको बताने गया कि मैं डिसाइड किया हूँ अभी अगले महीने से मैं प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो उनको बताने के बाद विदिन 15 डेज वो कॉल आया इंटरव्यू का, पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो फिर मैं सर के पास गया कि वैसे टाइम था छोड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब को जब मैंने पूछा, ईश्वरचंद सर को, कि अब मैं क्या करूं, मेरा कॉल तो आया है, तो उन्होंने बताया, देखो तुम जाओगे, मुझे मालूम है 100% तुम सिलेक्ट होगे, सिलेक्ट होते बराबर तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, तुम ललचाओगे, उसके बाद तुम प्रोफेसर भी बन जाओगे, प्रोफेसर के बाद डीन भी बनोगे, ये सब मुझे मालूम है। मगर रिमेंबर, उनके शब्द थे, लाइक ए फुटबॉल यू विल बी किक्ड ऑल ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर से आपको पूना, पूना से सातारा, सातारा से कोल्हापुर, न जाने कहाँ, हर जगह आपको घुमाते रहेंगे। मुझे मालूम है तुम्हारा कोई ऊपर में गॉडफादर नहीं है, इसलिए तुम्हारा प्रमोशन जरूर होगा, डीन भी तुम बनोगे,
मगर इस तरह से तुम घूमते रहोगे। यदि आपने तय कर लिया है कि प्रैक्टिस करनी है तो वो डिसीजन अभी चेंज मत करो, छोड़ दो और प्रैक्टिस शुरू किए। उसके बाद सर का एक खास वाक्य था, उनका बहुत प्रेम था, मैं कहूँगा मुझ पे, और भरोसा भी उनका बहुत था। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रैक्टिस शुरू करो, आई एम 100% श्योर यू विल बी सक्सेसफुल इन प्रैक्टिस, और ये चिंता मत करो कि मेरा कैसा होगा, ये पगार मिल रहा तो ये क्यों मैं छोड़ूं, और शुरू करने का विचार किया है तो ये छोड़ दो। हमने जो गलती की सर्विस में रहने की, वो आप प्लीज़ मत करिए। सर्विस छोड़ने का तय किया है तो छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्या बात है। और फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, और दिशा बदल दी आपकी पूरी, जिसको अपन टर्निंग पॉइंट बोलते हैं लाइफ का। जी हाँ, टर्निंग पॉइंट। तो आई गिव 100% क्रेडिट टू हिम। यदि वो बोलते कि अरे तुम्हारा अभी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम तो अभी प्रोफेसर बनोगे, रिटायरमेंट होते तक तुमको पगार मिलते रहेगा, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलते रहेगी, मत छोड़ो भाई। लोग कभी नौकरी छोड़ते नहीं, सरकारी नौकरी, पर उन्होंने वैसा नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, तुम डिसाइड किया हो तो छोड़ ही दो, और फिर मैं प्रैक्टिस में आ गया। तो जैसे अभी आपने नाम लिया डॉक्टर ईश्वरचंद का, हम भी उनके बारे में जानते हैं। उस समय कोई और नेत्र चिकित्सक ऐसा था जो आपका आदर्श चिकित्सक आप जिसको बोल सकते थे? मैं 76 में प्रैक्टिस शुरू किया। लकीली उसके बाद में मेयो हॉस्पिटल में ऑनरी टीचर करके पोस्ट, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तब नया नया शुरू हुआ था, तो उनको ऑनरी टीचर्स की ज़रूरत थी, तो प्रैक्टिस करने वाले लोगों को भी वो ऑनरी करके लेते थे। वहाँ आपको समय जरूर देना पड़ता था, हफ्ते में 4-5 दिन रोज़ जाना पड़ता था, काम करना पड़ता था, सर्जरी से लेके ओपीडी सब करना पड़ता था। तो वहाँ पे मुझे जॉब मिल गया ऑनरी एसोसिएट प्रोफेसर करके, तो वो 79 में मिला। तो शुरू में मेरे जो बॉस थे, जो ऑनरी प्रोफेसर उस वक्त डॉक्टर SU जोशी करके, रामदास पेट में उनका हॉस्पिटल था, आई स्पेशलिस्ट थे, वो फौजी थे, फौज से रिटायर हो, फौज छोड़ के मतलब इधर प्रैक्टिस शुरू किया था उन्होंने। तो उनका वो बहुत स्ट्रिक्ट थे मगर, और डिसिप्लिनेरियन जिसको बोलते, उनके साथ काम करना यानी बिल्कुल टाइम के बहुत पाबंदी, स्ट्रिक्ट। एक कैंप के लिए जाना था, 7 बजे उन्होंने कहा था मेरे घर 7 बजे आ जाओ। 7:05 हो गए, निकलते निकलते थोड़ी सी देरी हो गई थी। अब मेरा घर वहाँ कोई उनके घर से बहुत दूर नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। तो 7:05 पे सर का फोन आया, अरे भाऊ क्या झाला? तो मैंने बोला सर बस निकल ही रहा हूँ। अरे निकल ही रहा हूँ, 7 का टाइम बताया था, 7:05 हो गए, अभी तक तो सर बस पहुँच रहा हूँ। अब जितने वो सख्त थे टाइम के बारे में, जैसे केस के बारे में भी एक बार वो मेरे सीनियर थे, और हमारे को वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो क्लासेस लेते हैं उसको हम क्लिनिक कहते हैं। पेशेंट आप लेके बैठते हैं, पेशेंट की जांच कर मतलब बच्चे से करवा लेते हैं वो स्टूडेंट से, फिर वो अपने फाइंडिंग बताता है कि ये क्या है और मैं क्या इसमें करना चाहूँगा वगैरह। तो ऐसे केस बच्चों को दी गई थी, MBBS के विद्यार्थियों को। उस केस में ऐसा हुआ कि जिसको जो मोतीबिंद होता है वो कई बार उसका जो सपोर्ट रहता है वो थोड़ा कच्चा हो जाता है उम्र के साथ। तो उस व्यक्ति का मोतीबिंद लुढ़क गया था। अच्छा। तो वो व्यक्ति तो खुश हो गया था कि वो मोतीबिंद सरक जाने से उसकी नज़र फिर से वापस आ गई थी। तो मैंने फिर भी उसको एडमिट किया था। अरे तो इसको काहे के लिए एडमिट किया? उसको दिख रहा ना, हो गया, आप चश्मा दे दो उसको, जान दो। बोला सर समझ लो, ये अंदर गिरा हुआ लुढ़का हुआ जो मोतीबिंद है उसकी वजह से उसको यदि कांचबीन की बीमारी हो जाती है, आँख का दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका क्या होगा? अरे तू बहुत है, कुछ भी सोचता है, छुट्टी कर दो इसको। ठीक है, मैंने बोला बॉस ने जो बोला करना पड़ेगा। अब मेरा लक देखो या पेशेंट का लक देखो, उसी दिन शाम को उसका प्रेशर आँख का बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया और दूसरे दिन देखा तो उसका प्रेशर बहुत बढ़ गया था, उसको ऑपरेशन करना फिर आवश्यक हो गया था। तो मैंने बताया सर मैंने कहा वैसे ही हुआ, उसका प्रेशर बढ़ गया। अरे सच्ची बात है। अब मैंने बोला उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो मोतीबिंद निकालना पड़ेगा, अब ये ऑपरेशन तू ही करेगा। क्या बात है। ठीक है। फिर यानी उस आदमी की ग्रेटनेस, उन्हीं स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे उन्होंने वो केस दिखाई। कल आपने ये केस देखी थी, कल ये ठीक था, मैंने कहा था इसको छुट्टी भी कर सकते हैं, मैं गलत था। इसने बोला था कि नहीं इसको ऑपरेट करना जरूरी है, नहीं तो कल चल के ये समस्या आ सकती है। और कल सचमुच वो समस्या आई, और समझ लो ये
बुढ़िया थी, वो समझो अपने गांव चली जाती, वो दर्द होता था, पीड़ा से रोते रहती थी, उसको फिर कोई यहाँ लाने वाला नहीं था। इसने जो डिसीजन लिया वो सही था और मैं गलती अपनी मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एक तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने घटना बताई, उस समय का एक शैक्षणिक संस्थाओं के माहौल का एक उदाहरण आपने पेश किया। आज भी वैसा ही माहौल है कि कुछ बदलाव आ गया है? नहीं, क्यों नहीं, मैंने यदि कोई गलती है, कोई जानबूझ के कोई गलती तो करता ही नहीं है। सही बात। ऐसा हो सकता है ना, मैं सीनियर हूँ इसका मतलब मैं हमेशा करेक्ट ही रहूंगा, ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि क्या सिचुएशन कैसे बदलेगी ये आप बता नहीं सकते। नहीं, मेरा पूछने का अर्थ ये था, उस समय जैसे आपने एक बात कही उनको पूरी दृढ़ता से, उनको लगा कि नहीं, फिर बाद में जब हुआ तो उन्होंने बाकायदा उसको स्वीकार किया, माफ़ी भी मांग ली, जो कुछ भी है वो उनका बड़प्पन। आज जो शिक्षा संस्थाओं का माहौल है उसमें भी क्या छात्र और गुरु के बीच में यही रिश्ता कायम है? कम से कम मैं देखता हूँ मेडिकल फैकल्टी में तो भी यह बिल्कुल बाकायदा ऐसे ही चलते आ रहा है। बड़ी अच्छी शुभ लक्षण है। विद्यार्थियों को इतना रिस्पेक्ट रहता है। आज भी मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बना, उसके बाद मेरे अंडर जो MS के लिए रजिस्टर किए, वो बच्चे आज भी मुझे कहीं भी मिलते हैं तो उतने ही श्रद्धा से और उतने ही आदर से मुझसे बात करते हैं जैसे कि वो मेरे स्टूडेंट है। वो कोई अभी उनके चाल चलन में बात में साहब ठीक था, साला टीचर था, हो गया, ऐसा नहीं है। वो उतने ही आदर से और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, उस समय तो खैर बहुत सारे मरीज आपके सामने पेशेंट आते होंगे, आज भी तो कहीं ऐसा लगता है कि आजकल पेशेंट की संख्या, आबादी की बात छोड़ दी जाए, उस हिसाब से पेशेंट संख्या काफ़ी बढ़ रही है आज के मरीजों की? देखिए, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जब स्वातंत्र मिला 40 करोड़ थी, आज 140 करोड़ के पास पहुंच गई है। तो उसी प्रोपोर्शन में हर चीज बढ़ने वाली है। तब नागपुर में एक मेडिकल कॉलेज था, पूरे विदर्भ में और MP में मिलके एक था। अभी आप गिनिए, डजन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज विदर्भ में होंगे। मेरे में कहने का मतलब उस प्रकार से ये जरूरत भी इसलिए बढ़ गई है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए संख्या बढ़ गई है। मगर ये सब आवश्यक भी है। हम फिर भी देखते हैं कि कोरोना के समय में डॉक्टर्स की कमी थी और लोगों को लगता था कि डॉक्टर्स और भी बढ़ना चाहिए। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया और आज चंद्रपुर और गोंदिया जैसी जगह में भी मेडिकल कॉलेज। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा संकेत और मेरा अर्थ दूसरी तरफ था। आपने जब ये 1976 की बात आप कर रहे हैं, तब ना तो टीवी था, ना आपके सामने लैपटॉप था, ना मोबाइल था, ना कुछ था। आंखों के प्रयोग की उतनी अधिक संभावना नहीं हुआ करती थी। आज उसकी कई गुना स्थिति बिगड़ चुकी है। तो आज क्या स्थिति है? हाँ, आज एक तो क्या हो गया है, पेशेंट्स खुद वो देखते हैं कंप्यूटर में, अभ्यास करके आते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई करके आते हैं और फिर वो जो उनकी जो ट्रीटमेंट वही डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वो डॉक्टर के भी डॉक्टर बन जाते हैं। जैसा एक कहावत थी शायद कि यानी आधा नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। तो ये आधे से भी कच्चा नॉलेज रहता है। मगर वो पढ़ के आते हैं और फिर वो पढ़ने के बाद बताते हैं कि आप ये टेस्ट क्यों नहीं कर रहे, वो टेस्ट क्यों नहीं। अब परसों ही कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन की और मेरी मुलाकात हुई। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन बता रहे थे उस आदमी के पैर का फ्रैक्चर पहले हुआ था। फ्रैक्चर जोड़ने के लिए उसको इसकी मेटालिक प्लेट स्टेनलेस स्टील की लगा के, नट बोल्ट लगा के उसको टाइट कर देते। अब वो ढकी हुई रहती है, उस पर चमड़ी रहती है। अब किसी वजह से वो चमड़ी कट गई और वो मेटल की प्लेट बाहर आ गई। अब मेटल की प्लेट होते हुए वो पेशेंट ने कहीं तो पढ़ा कि नहीं, इसकी टांग की तो हड्डी सरक शायद गई हो। वो डॉक्टर को बता रहा है MRI करो। अब MRI नहीं कर सकते, मेटल यदि आपके बॉडी में रहा तो MRI नहीं किया जाता। और वो पेशेंट को समझा रहा है, भैया इसमें MRI नहीं करते। नहीं, वो पेशेंट चले गया, दूसरे कोई डॉक्टर के पास गया होगा या डायरेक्ट जाके MRI के लिए कर लिया होगा। तो ये जो आधा ज्ञान जो है ना, वो बड़ा मुश्किल रहता है हैंडल करना। तो वो एक पेशेंट का एक डिफरेंस हो गया। पहले कैसा था, श्रद्धा 100%। आपने बोला ब्रह्म वाक्य, आपने बोला ये करना है, ये दवा लेनी है, इतने तारीख को आना है, तो वो बराबर पूरी श्रद्धा से उसको फॉलो करते थे। आजकल कुछ थोड़ा
ये बहुत सारे पेशेंट की आपने सर्जरी भी की है, इलाज भी किया है, कोई ऐसे एक दो केसेस ध्यान में आते जो बिल्कुल हमेशा के लिए अमिट हो गए आपके मन में, कि लगा कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता और ठीक हो गया वो, या आपको लगा कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसकी आंखें चली गई, कुछ ऐसा हुआ कभी? एक आंख के अंदर की जो नस रहती है ब्रेन को जोड़ने वाली, आंख और ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो ब्रेन तक पूरा इम्पल्सेस जो ले जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखता है सामने कौन खड़ा है, ये इसका पूरा इंटरप्रिटेशन ब्रेन में होता है। मगर वो जो इम्पल्सेस कंडक्ट होती है वो ऑप्टिक नर्व से होते हैं। अब ये ऑप्टिक नर्व पे कभी कभी सूजन आती है। ये सूजन क्यों आती है, उसके कई कारण है। तो ये मेरे को याद है सिचुएशन, तब मैं मेडिकल में सर्विस कर रहा था। एक ही दिन, मेरे एडमिशन डे के दिन, एक लड़का था जो हार्डली 20-25 साल का होगा, उसको भी ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गई थी, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था। और एक आदमी था दूसरा, करीब 55 साल का, रिच आदमी, कार से अपनी वो आया था, कहीं एमपी में रहता था, छिंदवाड़ा के पास में, वहाँ से गाड़ी लेके अपनी आया था। साइड रूम में एडमिट होना इन्हें बड़ा श्रीमंती का लक्षण था। और ये लड़का जो था 22 साल वाला, वो बेचारा जनरल वार्ड में भर्ती था। दोनों को सेम ट्रीटमेंट मैंने शुरू की। जो गोलियां उसको दी वही गोलियां उसको दी, वो रईस आदमी इसलिए कोई महंगी गोली उसको दी, ऐसी बात नहीं, सेम ट्रीटमेंट, सेम इंजेक्शन। जो लड़का 22 साल का था वो शाम तक 50% इम्प्रूव हुआ, दूसरे दिन सुबह तक मोर और लेस उसकी साइट वापस आई। क्या बात है। और वो रईस आदमी जो दुनिया की कुछ भी कॉस्ट अफोर्ड कर सकता था, वो नहीं सुधरा, यानी नहीं सुधरा, उसकी नज़र नहीं सुधरी। अब उसमें होता ऐसा है कि वो सूजन की वजह से वो नस काम करना बंद कर देती है, वो सूख जाती है। एक बार वो सूख गई तो उसमें सुधार नहीं होता, उसको ऑप्टिक एट्रोफी हम बोलते हैं। वो आपने देखा, तो रईस आदमी ऑप्टिक एट्रोफी से अंधा हो गया, कभी कोसता नहीं रहा हो। उसने ये भी अप्रिशिएट किया कि डॉक्टर साहब आपने तो पूरी कोशिश की, भगवान नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। जी 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 जी। अब ये एक ही दिन में भर्ती हुए 2 केसेस, सेम ट्रीटमेंट देने वाला मैं, वही डॉक्टर, मैंने किसी को ज्यादा कुछ दिया, इसको कुछ कम किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एक सुधर गया। और तो जो भाग्य बोलते हैं ना, यहाँ लिखा रहता है। डॉक्टर साहब, ये जैसा आँख के बारे में लोगों को बस 2-3 चीजें मालूम है, एक तो मोतियाबिंद होता है, एक या काज बिंदु होता है, ग्लाइकोमा बोलते हैं जो कुछ, और आजकल एक नया है ना अपना रेटिना वगैरह कुछ चेंज करते हैं, रेटिना लगाते हैं, तो ये क्या चीज होती है? ये नहीं, रेटिना लगाई नहीं जाती। रेटिना के अंदर में कई प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारी करतूत से ही मैं कहूँगा आते हैं। कुछ हमारी करतूत से होते हैं, कुछ नैसर्गिक भी होते हैं। जैसे एज रिलेटेड डिजेनरेशन बोलते हैं इसको। तो बुढ़ापे में आँख का जो पर्दा है, उसका जो ब्लड सप्लाई है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। अब जो भी डिजेनरेटिव चेंज है, सागर खादीवाला और प्रफुल्ल मुकदम के बाल गए, वो आने वाले नहीं आएंगे। सही बात। तो उसी तरह से ये डिजेनरेटिव चेंज है। तो ये जिस तरह से एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, वैसे ही अंदर के पर्दे पर किसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, प्रॉब्लम आपको दिखता है, आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और रोकथाम कर सकते हैं। मगर जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तकलीफें भी असर, जैसे डायबिटीज का आजकल बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वही बोल रहा हूँ, थायराइड या कुछ और। जो नहीं, डायबिटीज की वजह से कई बार अंदर के पर्दे में खून लीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपको बताया डॉक्टर ने डायबिटीज है, आप डायबिटीज के लिए गोली लीजिए, शुगर कंट्रोल में रखिए, फिर भी आप कुछ नहीं होता। डॉक्टर लोग कुछ भी बताते, खर्चा फालतू का कराते, और फिर वो डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल न रहने से वो प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाते हैं। वो पूरी अंदर का जो पर्दा है वो खराब होते जाता है। उसको टाइमली उसका कॉग्निजेंस लिया, टाइमली ट्रीटमेंट किए, टाइमली उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट रहती। कई बार उसमें अंदर में सूजन आती पर्दे पर, वो सूजन हटाने के लिए कई आँख के अंदर इंजेक्शन देने पड़ते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन। वो बराबर लेते रहे तो उसमें सुधार होता है, नहीं ऐसा नहीं। मगर आप लास्ट स्टेज में जाओगे और फिर डॉक्टर को ब्लेम करोगे, साले ने मेरी आँख खराब करके रख दी, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, हर केस में वो सोचता है कि मेरे पेशेंट का भला ही हो। ये कहाँ से लोगों के दिमाग में भूत आ गया है मालूम नहीं, कि वो फलाने के पास गए, उसने मेरी ट्रीटमेंट बराबर नहीं की। आप अपने तरफ ब्लेम लीजिए, अपने बारे में सोचिए आपने क्या किया। अब जैसा ये इंजेक्शन मैंने बताया कि आँख के अंदर इंजेक्शन लेना जरूरी है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है,
उसको बताया कि आपको हर महीने में इंजेक्शन महंगा है, एक्सप्लेन तो सब किया है आपको, फिर भी लूटते हैं, पैसा बहुत खींचने की आदत रहती है, ये गलत है। वो महंगी है इंजेक्शन, तो उसके लिए क्या करें? मोतीबिंद के बाद ऑपरेशन करके आप अंदर लेंस डालते हैं। अब लेंस एक सादी लेंस रहती है जिससे आपको सिर्फ दूर का दिखता है, पढ़ते समय चश्मा लगाना पड़ता है। पढ़ते समय लगाना का हट जाए चश्मा, ये चाहते, वो महंगी है लेंस है। आप महंगी लेंस के लिए पैसे दीजिए तो डॉक्टर महंगी लेंस लगाएगा, पर आप चाहते कि नहीं सस्ती लेंस में ही सब कुछ होना चाहिए, नहीं हो सकता। उस लेंस की वो जो क्वालिटीज है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट वेरी होती है, उसकी ऑप्टिकल क्वालिटी, उसका रॉ मटेरियल, उसके हिसाब से कॉस्टिंग में फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जो लेंस की आपने बात की, तो आप जब 70s की बात थी या 80s के शुरू की, तब भी ये लेंस नाम की चीज़ का अस्तित्व आ गया था? नहीं। तो ये कब शुरू हुआ? मैंने खुद 83 में पहला लेंस डाला है जी। 83, 84 के बाद में ये लेंसेस डालने की मैंने शुरुआत की, और फिर ये उसमें वेरियस क्वालिटीज़ आती गई, और आज यहाँ तक लेंस आ गया है कि दूर का, नज़दीक का, इवन इंटरमीडिएट विजन जिसको अपन बोलते हैं, यानी जिस चश्मे से आप दूर का देख रहे हैं उसमें जैसे बाइफोकल रहता है, नीचे के जोन से आप नज़दीक का देखते हैं, आप यहाँ से पढ़ते हैं, अब यहाँ कंप्यूटर का स्क्रीन है, वो देखना है तो आपको ऐसे जाना पड़ता है, ये जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि वो नियर का जो एरिया है उसमें से आप देखेंगे तब आपको दिखेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट जो डिस्टेंस है उसको फोकसिंग करने वाली भी पावर उस लेंस में इनकॉर्पोरेटेड है, तो नेचुरली लेंस और भी महंगा रहेगा। जितनी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, कीमत उतनी बढ़ती जाएगी उसकी। तो अच्छा, उसकी मेजरमेंट्स करने के लिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, ये लेंस कितनी क्षमता का रहे। जैसे आपकी राइट आई में जो पावर का लेंस इम्प्लांट ऑपरेशन करके लगा होगा, वही पावर का लेंस लेफ्ट में भी लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी क्या डायमेंशंस है, उस हिसाब से वो लेंस की पावर, उसकी क्षमता डिसाइड होगी। ये फाइंड आउट करने के लिए जो इक्विपमेंट रहता है, वो एक प्रकार का जो पहला इक्विपमेंट रहता था वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के हिसाब से डिसाइड करता था कि ये केस में इतने पावर का लेंस लगाना है। उसमें थोड़ी गलती हो सकती थी, अब उसके ऊपर अच्छा वाला और नेचुरली साइंस डेवलप होते गया। अभी लेज़र बीम की मदद लेते हुए वो फाइंड आउट आप करते हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑलमोस्ट आई वुड से 100%। अब वो अल्ट्रासाउंड वाला इक्विपमेंट भी चलता है, उससे भी काम हो रहा है, वो 2.25 लाख में मिलता है। और यार लेज़र पे बेस्ड जो लेंस इक्विपमेंट है वो 17-18 लाख का है। अब जब 17-18 लाख वाला इक्विपमेंट मैं यूज़ करूँगा आपके लेंस की पावर डिसाइड करने के लिए, तो उस हिसाब से उस टेस्ट के मेरे चार्जेस भी तो बढ़ेंगे। लोग बोलते ये काय के पैसे लेते हैं, सही बात, वो तो वो मशीन से भी तो काम होता है, ये इंट्रिकसी सब किस किस को बताएं। सही बात। ये डॉक्टर साहब, मेरा एक मामूली सा प्रश्न है, जिज्ञासा, जब ये लेंस वाली सिस्टम नहीं आई थी तब भी ऑपरेशन होते थे, तब भी लोग देखते थे, चश्मा लगा देते थे आप? अब एक मिनट मैं भी बताता हूँ। तब जमाने में आपने देखा होगा उन लोगों को मोटा 10 नंबर का चश्मा लगाना पड़ता था, सोडा वाटर बॉटल जैसा। वो मोटा चश्मा लगा के वो वहां देखना है तो यूं देखना पड़ता है, वहां देखना है तो पूरी गर्दन घुमा के देखना, पूरा आँख घुमाई तो उनको कुछ नहीं, सडनली दिखने में दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती थी, सीढ़ियां ऊपर नीचे दिखती थी। तो एक पर्टिकुलर सेंटर में से कांच के देखो तो उनको अच्छा दिखता था। ये +10 पावर का लेंस रहता था दूर का देखने का, रीडिंग का और भी मोटा 13 नंबर का चश्मा लगता था। अब आप बताइए, आप उनको विजन तो देते थे मगर उनको एक तरह से हैंडीकैप पैदा कर देते थे। वो हैंडीकैप लेके उनको जिंदा रहना पड़ता था। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने जो ऑपरेशन उस जमाने में किए, वो ऑपरेशन मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा जब कैटरेक्ट होगा तो मेरा क्या होगा, इतना मोटा चश्मा लगा के मैं कैसे घूमूंगा। भगवान की दया से साइंस प्रगति होती गई और मेरे बच्चे ने, मेरा भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया है, और मुझे भी वो मल्टीफोकल नहीं ट्राईफोकल वाला जो मैंने बताया था, इंटरमीडिएट फोकस, वो लेंस मेरे बच्चे ने ऑपरेशन करके लगाया। मेरे दोनों बच्चे भगवान की दया से आई स्पेशलिस्ट है, एक बहू भी आई स्पेशलिस्ट है, तो ये तीनों डिसाइड करते हैं मेरा क्या होगा, और अच्छा करते हैं, कोई सवाल ही नहीं। बेशक अच्छा करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आगे आपको क्या लगता है कि अभी तो लेंस के ऊपर आए, आपका कुछ क्वेश्चन था, उस जमाने में क्या करते थे आप? हाँ, जो वो मैंने बीच में मैं यही जानना चाहता था, जैसे उस जमाने में भी आधा उत्तर तो आपने दे दिया कि भाई मोटा चश्मा लगाते थे, उस जमाने में ऑपरेशन होते थे,
आज के ज़माने में भी अगर आप लेंस ना डालें या कोई व्यक्ति लेंस डालने की स्थिति में नहीं है तो उसके लिए आप क्या करें? कोई चश्मे का प्रावधान है या कुछ और? वही वो चश्मा वही मोटा वाला लगाना पड़ेगा, उसके बगैर उनको दिखेगा नहीं, उससे पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस बुढ़ापे में कॉन्टैक्ट लेंस आंख में डालना निकालना झंझट वाली बात बार है। हाँ तो वो कर वो एक ऑप्शन है। नहीं चश्मा तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाओ, तो फिर इतना वो मोटा चश्मा भी दिखेगा नहीं। मगर वो लगाने निकालने और उसका खर्चा एडिशनल, वो खराब होएगा, बदलना पड़ेगा। अच्छा ये बताए आगे चल के और कहाँ तक जाएगा ये नेत्र का? लगातार प्रगति हो रही है, नए नए आयाम छू रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। कि आगे कुछ ऐसा शायद ये जो लेंस ऑपरेशन करके निकालने की जो चक्कर है, वो शायद इतनी, अभी भी जो ऑपरेशन होता है, पुराने जमाने में जैसा मैं कहता था कि पूरा मोतीबिंद निकाल लेते थे। पूरा मोतीबिंद निकालने के लिए कट का जो साइज था वो 13 मिलीमीटर लंबा कट रहता था। आँख के पूरा ऊपर का जो पोर्शन है, काला और सफेद पोर्शन जहाँ जुड़ता है, वो पूरा 3 o'clock से लेकर 9 o'clock तक ऐसा पूरा कट करके आपको लेंस निकाल लेते थे और फिर उसको टाके मार के बंद कर देते। औजार हुआ करते थे आपके, छुरी चाकू। छुरी आजकल छुरी नहीं है। आजकल भी है, मगर ये 13 मिलीमीटर से घट के इंसिजन साइज हैज कम डाउन टू लेस देन 2 मिलीमीटर। 1.8 to 2.2 मिलीमीटर में से। और लेंस भी ऐसे प्रोड्यूस किए हैं कि वो लेंस पुंगड़ी जैसा उसको आप रोल कर सकते हैं, और वो रोल किया हुआ लेंस आँख के अंदर। अच्छा, आप हमारे दर्शकों श्रोताओं के बताएं, ये असल में मोतियाबिंद होता क्या है, क्या चीज़ है ये? जो आँख के अंदर की नेचुरल लेंस, हर एक हम जो पैदा होते तब से आँख के अंदर में लेंस रहती है। इस लेंस का काम रहता है लाइट किरणों को फोकस करना अंदर के पर्दे पे, उसकी वजह से हमको दिखता है। ये लेंस पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, क्लियर रहना चाहिए। एज के साथ में वो धूमिल होने लगती है और ये धूमिलता बढ़ते जाती है। क्यों होता है धूमिल? फिर एज रिलेटेड चेंजेस हैं। नहीं, यानी कोई स्त्राव आता है उसमें या कुछ और? एज की वजह से उसकी जो लेंस फाइबर्स रहते हैं वो नॉर्मली वो फाइबर्स आर ट्रांसपेरेंट फाइबर्स। अच्छा। अब वो धीरे धीरे वो फाइबर्स का जो न्यूट्रिशन है वो सफ़र होने लगता है एज की वजह से, और फिर वो कुछ फाइबर्स धूमिल हो जाते हैं, फिर वो धूमिलता बढ़ते जाती है। आज समझ लीजिए 50 फाइबर्स धुंध लेते, फिर 100 हो गए, फिर 150 हो गए, नज़र कम होती जाएगी। फाइनली ऐसी स्टेज आएगी कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो लेंस को आपको हटाना पड़ेगा। तो पुराने ज़माने में पूरा लेंस निकालते थे, आजकल पूरा नहीं निकालते, उसका पीछे का सरफेस वैसे ही रख के वो जो झोला है उस झोले में नया आर्टिफिशियल लेंस लगा देते, वो नए जैसा नया लेंस फिर नए जैसा काम करने लगता है। बहुत बढ़िया। उसमें आप आंखों का कलर भी चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं। यानी काला मुझको नीला होना है तो आप नीला नहीं कर सकते क्या उसको? आजकल तो यानी फिल्मों में कुछ भी दिखता है तो वो ऊपर लेंस लगाते हैं, वो ऊपर में जो कॉन्टैक्ट लेंस रहता है वो कौन से वो कलर का लगा दिए। तो फिर हीरोइन के आंख का काला रंग था वो नीला पूरा बन जाता है, नीला हो जाता है। वाह वाह वाह। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये डॉक्टर प्रफुल्ल मोकदम को हम अलग रख देते हैं, अब प्रफुल्ल पे आ जाते हैं सीधा। हाँ, जैसे मैंने कुछ पूछा था आपसे, भाभी जी कब ले गए वगैरह वगैरह, ये तो जब आप ग्रेजुएशन कर चुके, MBBS हो गया, MS कर रहे थे आप, तो आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ थे उस पर कुछ फ़र्क आया या वो बदस्तूर जारी रही? मैं कहूँगा सोशल एक्टिविटीज़ की एक इच्छा रहती है आदमी को। तो मैं जब 4th ईयर में था तो दोस्तों ने भड़का दिया, नहीं यार तू प्रेसिडेंट होने की काबिल तू ही है। हाँ। और अपने को भी लगता है हाँ यार सब बोल रहे हैं तो होना चाहिए। तो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और जीत भी गया। अच्छा, तो स्पोर्ट्स वगैरह कुछ? स्पोर्ट्स में कॉलेज की तरफ से कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला। अच्छा। हाँ, मगर मेरे को इंटरेस्ट क्रिकेट में, आज भी दोपहर को मैं थोड़ा टेस्ट मैच देख के आया हूँ। स्विमिंग वगैरह? स्विमिंग करता हूँ, क्रिकेट अभी भी चालू है स्विमिंग आपका? हाँ, अब अभी तो सब स्विमिंग पूल्स ही बंद है, पर जब खुलेंगे तो मैं जरूर जाऊँगा। और ये गायन वगैरह की तरफ रुचि कैसी हुई है? जी हाँ। यानी भाभी सह पाती थी कि नहीं आपका गाना? मुझको ये जानना है। नहीं, पसंद करती है। पसंद करती है? भाभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे रिलेटेड है, ये बोल रहे हैं कि इनका गाना आप पसंद करती है, ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? बस ठीक है, फिर आगे बोलिए। नहीं तो आगे ऐसा है कि मेरी एक बड़ी बहन थी, शी इज़ नो मोर, मगर वो बहुत सुंदर उसकी आवाज़ थी और गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। विशारद की परीक्षा भी उसने पास की, संगीत विशारद। तो हम जब बच्चे थे
हमको सीनियर थी, एज में काफ़ी बड़ी थी हमसे, आराम से मेरे ख्याल से 10-12 साल बड़ी थी। तो उसका जो संगीत का वो प्रैक्टिस करती थी, तो उसके गाने सुन सुन के हमको दिमाग में वो बैठ गई थी कि ये धुन जो है ये राग भूप से ताल्लुक रखती है और ये राग यमन का, या वो बता रागों की पहचान होने लगी थी आपको जो। तो गाना सुन के ये मालूम हो जाता था कि ये फलाने राग का गाना है। तो दिल में एक इच्छा थी कि अपने भी गाना सीखना चाहिए। पर वो कभी पॉसिबल नहीं हुआ, पढ़ाई की वजह से और प्रैक्टिस की वजह से, जो भी है। तो फिर जब मेरा जन्म 1 जनवरी का है, तो कई लोगों की आदत रहती है कि वो 1 जनवरी को या नया साल जब शुरू होता है तो नए साल का रिजोल्यूशन करते हैं, इस साल ये करने का। तो 2012 के 1 जनवरी को मैंने डिसाइड किया कि यार अपना म्यूज़िक सीखना रह गया, इस साल म्यूज़िक सीखते हैं। तो मैं घर के पास में एक म्यूज़िक स्कूल थी, वहाँ पहुँच गया और हमारे गुरुजी को जो वहाँ क्लास ले रहे थे उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं आपका क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, बैठ जाइए। तो मैंने बोला सर मुझे बहुत शर्म लगती है, मैं एज मेरी 65 हो गई है और इस एज में मैं आपके क्लास में आ रहा हूँ। बाकी सब जो स्टूडेंट्स हैं, कोई 7 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, और उसमें मैं और दिखता हूँ, 65 साल की उम्र है मेरी। तो बोले आप बहुत यंग हैं, मेरे एक स्टूडेंट है वो 80 साल के हैं। क्या बात। तो आप तो 15 साल उनसे छोटे हैं। वाह। तो बिल्कुल बाकायदा ज्वाइन करिए। और फिर उनके क्लासेस में, उनका नाम अकील अहमद सर है, और अकील अहमद बहुत सुंदर पढ़ाते। उनकी जो स्टाइल है पढ़ाने की, ऐसे भारी नहीं करते हो संगीत को, बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं। और उनकी क्लास में यानी इट्स एंटरटेनमेंट क्लास ज़्यादा रहता हो संगीत से। संगीत तो पढ़ाते ही हैं। क्या बात। हाँ, मगर एक मैं बताता हूँ। अब मेरे पिताजी का देहांत 1980 में हुआ, मेरी मदर का देहांत 2010 में हुआ। अभी पिछले हफ्ते में मैं कुछ थोड़ी तकलीफ़ थी, बैक एक हो रहा था, तो मैं क्लास को गया नहीं। तो आते बराबर उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते में आए नहीं आप, क्या हो रहा है, बहुत चाटा मारते। तो सर नहीं ऐसे मुझे पेरेंट्स मीटिंग लेना पड़ेगा। अरे क्या बात है। अब मेरे पेरेंट्स कहाँ आकाश से आने, इस तरह का उनका क्लास रहता। अच्छा, बिल्कुल। अकील। और वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही एक मेरे मित्र है भानुदास कुलकर्णी, वो खुद बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और संगीत के छोटे मोटे प्रोग्राम्स काफ़ी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा दिवाली पहाड़ करके प्रोग्राम साइंटिफिक हॉल में लक्ष्मी नगर में, अक्सर भानुदास कुलकर्णी हर साल दिवाली के दिन सभी जल्दी उठ जाते हैं। तो दिवाली पहाड़ का प्रोग्राम सुबह 6 बजे शुरू होता है। तो उस दिवाली पहाड़ के लिए उन्होंने क्या किया कि एक सीनियर सिटीजन्स की दिवाली पहाड़ करना है, ये उनके दिमाग में आ गया। तो उसके लिए कंपटीशन उन्होंने रखी दिवाली पहाड़ की, तो दिवाली पहाड़ की सिलेक्शन के लिए। तो उस कंपटीशन में 150 लोगों ने आवेदन के पत्र भरे थे, जो सब 60 के ऊपर की उम्र के थे। अब उस कंपटीशन में मैं गया, पहले मैं थोड़ा सा बैकफुट पे गया कि भाई बेइज्जती हो जाएंगे, अब तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे अरे साला कुछ काय के लिए गया। पर ये मैडम है, ये बोले कि नहीं तुमको तो जाना पड़ेगा। आप जो बोल रहे थे ना कि वो आपका गाना टॉलरेट करती है, क्या टॉलरेट ही नहीं करती, पसंद करती है और प्रोत्साहित भी करती है, और तुमको जाना पड़ेगा कंपटीशन में, ऐसे कैसे नहीं जाते। एक बच्चे को जैसे अपन कान पकड़ के ले जाते हैं वैसा वो मेरे को ले गई। वहाँ मैं सिलेक्ट हुआ, जो 150 में से 25 लोगों को उन्होंने चांस दिया। 25 में से फाइनली 10 चुने गए, उन 10 में मैं था। क्या बात है, बढ़िया। चौथे मैं बहुत अच्छा गाता वाता नहीं हूँ, मगर चौथा नंबर भगवान की दया से मिल गया। क्या बात है। तो उन 10 लोगों को लेकर उन्होंने एक दिवाली पहाड़ का प्रोग्राम 2016 में किया साइंटिफिक हॉल में। मैं यानी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मेरा गाना सुनने के लिए 250 से लेके 300 लोग, साइंटिफिक हॉल फुल भरा था प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही। बीच की जो लॉबी रहती है, जो पैसेज रहता है, वहाँ पे लोग बैठे थे, सामने दरी डाल के सामने भी लोग बैठे थे, कोई लॉबी। क्या बात है, बड़ी बात। बाजू में बैठे, बहुत ही वो एक माहौल अच्छा था। जी। तो ऐसे लगा कि अच्छा, वैसे आप संगीत कार्यक्रम में जाया करते थे पहले स्टूडेंट लाइफ में? स्टूडेंट लाइफ में तो सब दिग्गज लोगों को सुन चुका हूँ। क्या बात। भीमसेन जोशी, रविशंकर,
बिस्मिल्लाह खान, ये सब बड़े बड़े लोगों को, लकीली हमारे ज़माने में वो लोग सब परफॉर्म करते थे। हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार आप शर्मा। सिर्फ संगीत में गए, कवि सम्मेलन में नहीं गए क्या? कवि सम्मेलन में आपका सुना है? तो कवि बन जाते ना। अरे क्या आपको सुना है? अरे आप हो गए मधुर पांडे जी, सबको सुना है, ऐसा कुछ नहीं। और सभी जो अच्छा कुछ है वो मुझे पसंद आता है। अच्छा। नाटक हम अभी भी जाते हैं, मराठी नाटक विशेषता हमको ज़्यादा पसंद आते हैं। और वो हमारे कवि सम्मेलन और साहित्य के क्षेत्र में हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि जो भी साहित्यकार है उसकी नज़र अच्छी होना चाहिए। तो साहित्यकारों की नज़र अच्छी करने का कोई उपाय है क्या आपके पास? उनका कहने का मतलब नज़र यानी नॉट फिजिकल नज़र, नजरिया होना नहीं होता क्या है साहब, आपकी आंख अलग होती है और हम शायरों की, साहित्यकारों की आंख अलग होती है। एक बार वो एक ऐसी आंख का डॉक्टर था, उसकी शादी हो गई, लड़की बड़ी कलाकार क्षेत्र की थी। उसने कहा एक दिन उससे कि तुम मेरी आंखों में झांक के देखो, तुमको प्यार का सागर दिखेगा। डॉक्टर ने देखा उसकी आंख में, बोले प्यार का सागर नहीं, तेरे को मोतियाबिंद होने वाला है, कल से इलाज। तो ये ऐसा कुछ होता है क्या उसमें, या कोई आंखों में बस जाता है? आपकी आंखों में कोई बसा के, भाभी जी को छोड़ के? नहीं, एक ही जगह थी, वन रूम ओनली। वहां से लेके यहाँ तक एक ही है। और आंखों से उतर जाना। और मैं हमेशा कहता भी उन लोगों को, यानी भगवान श्री राम के बाद में मैं ही छूं। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ये आप अपनी विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर आपको बहुत सुखी रखेगा। और सब लोगों ने भी याद रखना चाहिए वैसे ही कि भगवान श्री राम के बाद में डॉक्टर साहब, उसके बाद में आप लोग हैं। यही नहीं, मोबाइल भी मेरे पास एक ही है। मैं हमेशा अभिमान से कहता हूँ मेरे पास एक ही मोबाइल है और एक ही बीवी है। भाभी जी, आप इनका मोबाइल चेक वेक करती है कभी? हमारे कवि लोग तो अपनी बीवी को मोबाइल थमाते ही नहीं कभी, देखने ही नहीं। अच्छा, ईश्वर आपका विश्वास बनाए रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप रोटरी में, इसमें से बहुत संस्थाओं में जुड़े हैं। रोटरी के तो खैर सबसे बड़ा पद होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का, वो तक आपने तो यानी आप किस प्रकार से मुड़े इन तरफ, यानी कोई विशेष? हमारी बैचमेट थी, अभी वो नहीं रही, डॉक्टर मंगला केतकर का आपने सुना होगा, हमारे फेमस गायनेकोलॉजिस्ट, वो मेरे साथ में पढ़ी हुई थी। तो हम साइंस कॉलेज से साथ में थे, फिर मेडिकल में भी साथ में हुए, वो गायनेकोलॉजिस्ट हुई। अब मंगला केतकर के एक मामा थे, मिस्टर पटवर्धन, आपने जेपी कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है जी, तो बहुत बड़े बिल्डर थे, वो भी नहीं रहे अभी। तो जेपी कंस्ट्रक्शन वाले जो मामा हैं, उनको मंगल मामा बोलती थी। अच्छा। तो मंगल के मामा तो हमारे भी मामा ही थे वो, सीधी सी बात। अब वो एक दो बार प्रैक्टिस शुरू करने के बाद मामा ने पूछा, अरे तू उस दिन रोटरी वगैरह ज्वाइन के लिए कि नहीं? मतलब नहीं, माता क्लब ज्वाइन करा था। मतलब अब मामा बोल रहे तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या आइडिया किया, फिर मेरा टॉक रखा। अच्छा, आई डोनेशन पे तू भाषण दे। अब आई डोनेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या करना पड़ता है, किस तरह से लोग नेत्रदान करते हैं, ये सब मैंने भाषण दिया। वो भाषण दिया, वो लोग काफ़ी प्रेरित हुए उससे, और बहुत लोगों ने फॉर्म्स भी भर दिए कि हम मरणोपरांत नेत्रदान करेंगे वगैरह। तो फिर मुझे लगा कि चलो ये ठीक जगह है, कई लोग पहचान के भी निकले, तो क्लब मैंने ज्वाइन किया। अब एक बार रोटरी में जाने के बाद फिर अगले साल फिर थोड़ी हायर पोस्ट दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, ऐसा करते करते मैं सेक्रेटरी बना क्लब का जी। तो मैं, हमारा हड़स हाई स्कूल में, तब नागपुर में सिर्फ 3 ही क्लब थे जी। तो तीसरा क्लब हमारा नागपुर का हड़स हाई स्कूल में मीटिंग होती थी, और वहाँ पे मुझे एक नीरू चौधरी करके, वो बाद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, उनका बहुत गाइडेंस होते रहा, और उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया कि अब आगे की पोस्ट आप लेते जाओ, और इस तरह से मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि पूरा जो डिस्ट्रिक्ट रहता है वो गोंदिया से नासिक तक का टेरिटरी पूरी, जिसको रोटरी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो इस रोटरी डिस्ट्रिक्ट में आपको जितने भी क्लब्स हैं, आज की डेट में 98 क्लब्स इस डिस्ट्रिक्ट में हैं। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जिम्मेदारी रहती, हर क्लब में जाए, वहाँ के मेंबर से मिले, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है उसका अभ्यास करे, उनके अकाउंट्स चेक करे, बराबर लिखे हैं नहीं है, क्या गड़बड़ी कुछ नहीं है, ये सब उसको संभालना पड़ता है। तो एक मित्रता तो हो ही जाती है। मेरे साथ जिसने प्रेसिडेंट
या सेक्रेटरी करके काम किया हो, उस जमाने के अब उस चीज़ को 2010 में मैं गवर्नर बना था, पर आज भी वो सब लोग मुझे अच्छे से याद है और अभी अच्छे से मैं उनसे संपर्क में हूँ। तो ये एक बहुत उसमें आनंद भी मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। करीब करीब 5000 अच्छे पढ़े लिखे और समाज में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हुए लोग रोटरी में आते हैं, और उन लोगों के आप नेता बन जाते, तो एक सही बात है, बहुत बड़ी बड़ा सम्मान मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी नेत्र सेवा संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, क्या भूमिका है इन संस्थाओं की अपने सामाजिक कार्यों के प्रति? कौन सी संस्था? नेत्र सेवा, नेत्र लोगों को नेत्रदान या प्रेरित करना, रोशनी दो, ये करो वो करो, तो ऐसी संस्थाएं आप जुड़े हुए हैं, तो ये समाज में अपनी क्या भूमिका निभाती है? अब देखिए, हमारे पॉलिटिशियन लोग हर जगह अपना पर्पस सर्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो आप देखते हैं कैंप्स होते हैं, आई चेकअप कैंप, 500 लोगों का आई चेकअप हुआ, चश्मे दिए, फोटो छप गई, हो गया, सब हो गया। हाँ, उसका आगे क्या फायदा हुआ? बराबर है ना। आपने जो चश्मा जो दिया, वो झटपट नंबर निकाल के दिया, वो कितना सही है कितना गलत है ये मालूम नहीं, उसको क्या बीमारी आपके अंदर है, उसकी कोई ट्रीटमेंट का कोई हिसाब नहीं। तो मैं ऐसे कैंप्स के खिलाफ रहता हूँ। मैं जब भी कैंप मेरे क्लब का ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मेरा कैंप एक फोकस से एडजस्टेड रहता है जी। मोतीबिंद और कांचबिंद का ही डिटेक्शन होगा, चश्मे का नंबर निकाल के चश्मा देने का ये कैंप नहीं है, ये लिखा रहता है, तो उससे फिर नाराजी नहीं होती। नहीं तो कई बार लोग आते हैं, उनका काम ही ये रहता है, यहाँ से चश्मा बना लेना, वहाँ दूसरे कैंप में जाना, वहाँ से दूसरे। जैसे आपने कैंप लगाया, चेक कर लिया कि फला को कांचबिंदु है या कैटरेक्ट है, उसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए उसकी व्यवस्था करना ये तुम्हारा फर्ज है। या तो कैंप लो या उसकी पूरी व्यवस्था रखो। ये जो कैंप लेते हैं उनका फर्ज बन जाता है कि उनकी व्यवस्था करो ऑपरेशन की। हाँ हाँ, और फिर वो लेंस वगैरह लगाना, उसकी तो काफी कीमत लगती है। होती है, वो करने की यदि आपकी तैयारी है तो फिर कैंप लो। क्या बात है, ये होना चाहिए, ठीक है। कैंप करके बात खत्म नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आगे क्या करने का विचार है आपका? आगे मैं ये कोरोना के पीरियड में काम काफ़ी कम भी हो गया था और इसलिए समय काफ़ी अवेलेबल था, तो मैं बताया मेरे जो अनुभव थे, प्रोफेशन के अनुभव या बाकी भी लाइफ के, उस पे बेस्ड मैंने काफ़ी लिपिबद्ध किया उसका। हाँ, उसको स्टोरीज लिखी है और करीब एक 22-25 स्टोरीज लिख के बन गई है। और 5 मैंने जैसे बताया दिवाली आपकी किताब और आ जाएंगी, 5 किताब छप गई है। तो यही काम और आगे करते रहूं। मैं यदि रियाज नहीं किया तो मेरे गुरुजी मेरा कान पकड़ते। अभी भी मैं सोमवार मंगलवार गुरुवार, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन अकील अहमद सर के क्लास को जाता हूँ। तो गाने, हाँ डॉक्टर साहब चलो ये सुर गा के दिखाओ, वो पहचान लेते। 2 दिन से आपका रियाज नहीं हुआ, वो बिल्कुल पहचान लेते हैं और वो सही रहता है। तो रियाज घर में करना ही पड़ता है, उनके क्लास में तो रियाज होता ही है और घर, तो ये भी एक प्रैक्टिस। नहीं, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, आपने अभी तक जो बातें बताई, जैसे कि आपके गुरु ईश्वर चंद जी ने आपको कहा कि नहीं भाई सर्विस मत करो, तुम अपना ये करो, एक हो। दूसरा, आपने गाने की कोशिश की, आपको अच्छा गाना आया, आपने बहुत जल्दी उसकी रूह को, आत्मा को आप आत्मा को पकड़ लेते हैं। अब जैसे लिपिबद्ध करना चाहा आपने अपने अनुभव को, तो आपकी यानी दीपावली अंग में कहानी प्रकाशित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप में वो जो आत्मा को पकड़ने का एक जो टैलेंट है आपके अंदर या क्षमता है, तो वो यानी सारी क्षमताएं आप में विद्यमान है। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ आपसे, जब आप विद्यार्थी जीवन में थे, 70s की बात, उस वक्त आप अगर नेत्र चिकित्सक नहीं होते, आप केवल कविता लिखते या गाते या केवल कहानी लिखते, तो आज आप अपने आप को किस मुकाम पे महसूस कर सकते थे? नहीं, अब आपने तो 1 साल में चमत्कार दिखाया कि आपकी 5 कहानियां छप गई। अगर वो 50 साल में आपकी कहानी छपती तो क्या 50 साल पहले से आप कहानियां लिखते तो क्या होता? कुछ कह नहीं सकते, मगर अब जब मैं बताया 9th स्टैंडर्ड से मैं फोकस था कि मुझे डॉक्टर ही होना है। अच्छा। तो डॉक्टर तो मैं बनने ही वाला था, MBBS तो होना ही था। अब MBBS के आगे स्किन स्पेशलिस्ट होना है या साइकेट्रिस्ट होना है या आंखों का डॉक्टर होना है, चमड़ी का डॉक्टर होना है, ये मुझे सिर्फ तय करना था। मेरे दादाजी खुद डॉक्टर थे,
उस जमाने में LMP हुए थे वो 1905 में। क्या बात। अब 1905 के LMP उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर किया। उनका एक लड़का जो मेरे चाचा जी मतलब वो MS सर्जरी हुए, फूफी अंजनी जिनका नाम मेरे हॉस्पिटल का अंजनी मोकदम, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हुई। मेरे जन्म के 2 साल पहले वो MD हो चुकी थी। अच्छा, मेरा जन्म 46 का है, 44 में वो MD पास हुई। क्या बात है, क्या बात। एक और छोटी फूफी थी वो भी MD थी। तो ऐसे माहौल में आने के बाद में हमारे घर में बट्टा लगता है, तुम MBBS है, यानी बहुत बुद्धू है सिर्फ MBBS है, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही है। क्या बात है। तो मेरे कहने का मतलब कि मुझे तो डॉक्टरी बनना ही था, वो तो बनना ही था। उसके अलावा जो कुछ, इसके अलावा अब आप बोल रहे तो बच्चा, इतनी आवाज तो मेरी अच्छी नहीं थी कि मैं कोई भीमसेन जोशी बनूं। तो वो मुझे मालूम था अपनी काबिलियत क्या है, वो भी अपने को मालूम रहना चाहिए। अब इसमें ठीक है, जो भी शफा भगवान ने दी थी उसका अच्छा यूज होते रहा, और अभी भी मैं सर्जरी करता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। पर सब बच्चे जब कर रहे हैं तो वहां फिर मेरा रहना एक प्रकार की अड़ंगा हो जाता है। अच्छा। आपका जैसा पुराना मेरा पेशेंट है वो यही बोलेगा मेरा तो ऑपरेशन प्रफुल्ल सर ने करना है, आप क्यों कर रहे हैं? तो मैं पहले हाथ ऊपर कर, मैं आजकल ऑपरेशन नहीं करता, बात खत्म। सागर खादी वाले की सर्जरी के समय मैं उसके बाजू में खड़ा रहूंगा ना। इनका ऑपरेशन मेरा लड़का करेगा, मेरी बहू करेगी, उस वक्त मैं बाजू में खड़ा किया, ऑलरेडी किया, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। वही कह रहा हूँ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों को क्या सलाह देंगे आज की पीढ़ी को कि उनकी आंखें अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके? देखिए, एक बचपन से ये आवश्यक है कि आंखों की प्रॉपर देखभाल होती रहे। जी। आजकल होता है स्कूल चेकअप, वो आवश्यक है। हर बच्चे का स्कूल की लेवल से साइट, आँख की जो आई साइट है वो बराबर है या नहीं है, इसका अनुमान होते रहना चाहिए, साल दर साल होते रहना चाहिए। क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होते रहती है, ग्रोथ के साथ में फिजिकल ग्रोथ, हाइट बढ़ती है, आँख के डायमेंशन भी बदलते हैं, और उन बदलते हुए डायमेंशन के साथ उनको या तो चश्मा लगने की संभावना रहती है या नहीं लगता है, जो भी है। तो नॉर्मल है या नहीं, ये कम से कम वेरिफिकेशन हर साल होते रहना आवश्यक है। कई बार एक आंख नॉर्मल रहती, बच्चा उस आंख से बराबर देखते रहता, काम करते रहता, एक आंख कमजोर रहती, उसमें नंबर रहता है, वो नंबर नहीं लगाने से वो आंख जो कमजोर है वो धीरे धीरे तिरछी होने लगती है। ये जो स्क्विंट आता है वो इस प्रकार से आ सकता है, या उसमें कोई और दूसरी कोई समस्या हो सकती है अंदर में, बाय बर्थ कभी कभी मोतियाबिंद डेवलप होता है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम, इसलिए वो आंख का चेकअप हर साल होते रहना आवश्यक है। अच्छा। इसी तरह से एक 40 के बाद की जो एज है, उस एज में पढ़ने का चश्मा का नंबर लगता है, तो उस वक्त भी हर साल या 2 साल में एक बार कम से कम आंख चेकअप किए तो सिर्फ चश्मे का बदला हुआ नंबर ही डिटेक्ट नहीं होगा, उसमें कांचबीन जैसी कोई बीमारी है क्या, इसका भी पता चलेगा। तो वो 40 का एज जो है, ऐसा एक कहावत है कि मेन गेट नॉटी एट 4040, तो ऐसी बात नहीं है, नॉटिविटी नहीं होते बेचारे तो मेन तो होते ही है, विमेन भी हो सकती है ना, उनको भी तो यही बीमारी हो सकती है। वो डॉक्टर साहब क्या है, बचपन से हमने देखा है कि कैसे आयाम और मान्यताएं बदलती है। जैसे बचपन में हम सुना करते थे कि अगर जल जाए तो बाबा पानी मत लगाओ उस पर, आज साइंस ये बोलता है कि जहाँ जल जाए तो सबसे पहले पानी डालिए। बचपन से हम सुनते आए कि आँख को अगर अच्छा रखना है तो पानी के छींटे डालिए। जी हाँ, तो ये सही है या नहीं है? सही है, सही है। पानी के छींटे मारना चाहिए आँख? जी हाँ जी। आँख नंबर 1 साफ रखना आवश्यक है। तो पानी से हो जाता है काम? पानी से धुल जाती है। ड्रॉप डालने से नहीं होगा? क्यों ड्रॉप डालना, जब पानी है नेचुरल अवेलेबल तो उससे करिए ना। तो ड्रॉप तो एक ही बूंद डालने से काम हो जाता है? नहीं, पर वो खरीदना पड़ता है ना, उसमें अननेसेसरली कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। तो पानी आने काम कर लेगा? पानी बराबर काम करता है, पानी से ही आँख धोना चाहिए। और दूसरा जो अपना कंप्यूटर पे आजकल इवन बच्चों को भी जो स्क्रीन कंटिन्यूस कंप्यूटर पे पढ़ाई भी आजकल सारी, पिछले 2 साल तो पढ़ाई कंप्यूटर पे हो रही थी या मोबाइल पे हो रही थी, तो ये मोबाइल का टू मच यूज करने से भी आंखों पे स्ट्रेन आता है। अच्छा, इनको चश्मा लगेगा? जो कई लोग जरूरी नहीं है, जो इतना देख रहे हैं मोबाइल और क्लासेस हो रही, तो इनको 3-4 साल में सबको चश्मा लग कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, मगर प्रॉपर इल्यूमिनेशन में उन्होंने काम करना चाहिए, और ज्यादा उसमें
जितना आवश्यक है उतना यूज करिए ना। वो ज्यादा करने लगे हैं बच्चे, 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, गलत है वो। तो आँख का असर पड़ेगा, हाँ, पड़ेगा। चश्मा भी लग सकता है। हाँ, लग सकता है। मोतियाबिंद भी हो सकता है। नहीं, मोतियाबिंद तो नहीं बच्चों को नहीं होगा, बच्चों में नहीं होगा, मगर कुछ भी बाकी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपकी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं जी। ये अनिल मालूकर एक जाने माने कवि है नागपुर के, हिंदी के, और मंच संचालक भी है। हास्य कवि तो नहीं? हास्य भी है। हास्य तो सर मेरे दो चीज़ें पूछनी थी। पहली ये कि मैं बहुत साल पहले 15 साल पहले आपकी क्लिनिक में आया था, एक कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में है और मेरे ट्रीटमेंट आपके द्वारा हुई थी। तो वो जो काज बिंदु करके बताया गया था, और वो जो एक गोल मशीन रहती है इसको ऐसे कट कर आपके आंखों में बिंदु गिनना पड़ता है। हाँ हाँ। वो फिर दूसरी मतलब जांच किया, दूसरी जगह फिर और किया मैंने, तो उसमें कन्फ्यूजन हुआ था। वो जो आपका व्यक्ति जो रहता है वहाँ पे ऑपरेट करने वाला, तो वो क्या रहता है, पहली बार अगर कोई फेस कर रहा है उस मशीन को, वो बिंदु नहीं गिन पाता बराबर, और वो बिंदु के ऊपर ही आप डिसाइड करते हैं कि इसको काज बिंदु है या क्या नहीं है। तो प्लीज़ उसमें कोई ऐसी शायद से अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी हो तो उसमें सुधारना भी होगी शायद। मेरे पास वो कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि दूसरी बार मैंने वो फील्ड पे किया तो उसमें आया कि तुमको काज बिंदु नहीं है करके। एक दूसरा एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि सभी वैद्य है अपने देश के अंदर में, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है। तो एलोपैथी का इलाज तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो आप करते ही है। साथ में मेरा एक ये कहना था, ये होम्योपैथी कुछ ऐसा संभव है, कुछ ऐसी दवाइयाँ, तो ये चीज़ डॉक्टर साहब को पूछना चाहूँगा, क्योंकि होम्योपैथी भी बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट है और लगभग 20 साल से मैं अपनी व्याधियों को दूर कर चुका हूँ। असाध्य बीमारी तो एलोपैथी से ठीक नहीं होती है, स्पॉन्डिलाइटिस है, दूसरी और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये होम्योपैथी की ट्रीटमेंट उसने जारी करनी चाहिए। और कई बार जैसे आगे कुछ पूरी जगह होती, तो आपने बताया कि उनको पैसे खर्च करना पड़ते, तो मैं उसकी दवाई इसी में डाल देता हूँ, पेट में लेता हूँ तो वो जलन बंद हो जाती है। वैसे चमत्कार मणि को देखे, इस पर आपकी क्या राय है? पहला क्वेश्चन जो आपका काजबीन के बारे में था, काजबीन की सिर्फ वो एक ही टेस्ट नहीं है, स्पॉट्स जो दिखते हैं वो वेरीफाई करने के लिए कि नॉर्मल व्यक्ति का जो फील्ड ऑफ विजन, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ फिर भी मुझे ये खिड़की भी दिख रही है, ये दरवाज़ा भी दिख रहा है, ये धुंधला दिख रहा है, मगर ये जो मेरा घेरा है नज़र का, ये अफेक्ट होता है काजबीन में, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। ये पता नहीं चलता क्योंकि काजबीन में आँख का प्रेशर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए ये डैमेज भी धीरे धीरे होती है और ये पता आपको नहीं चल सकता कि जब तक आप वो टेस्ट नहीं करते। तो एक तो वो टेस्ट हो गई। दूसरी, आँख का प्रेशर का मेजरमेंट, एक प्रेशर का मेजरमेंट ज़्यादा आया इसलिए आपको एकदम काजबीन हो गया, ऐसा नहीं रहता है। आपके अलग अलग दिन के टाइम में भी प्रेशर के वेरिएशंस रहते हैं। ब्लड प्रेशर जैसे सुबह का अलग रह सकता है, रात का अलग रह सकता है, इस प्रकार से आँख के प्रेशर के भी वेरिएशंस रह सकते हैं। और यदि प्रेशर परसिस्टेंटली ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रेशर, मैंने शुरू में बताया था कि पीछे की नस को वो प्रेशर धीरे धीरे डैमेज करते जाता है। तो पीछे की जो रेटिना रहती है, रेटिना में सेल्स रहते हैं, रिसेप्टर सेल्स, जिनकी वजह से हमको दिखता है, वो रिसेप्टर सेल्स खराब होने लगती है। तो उसका अनुमान आजकल एक OCT करके टेस्ट आती है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, उससे आपको पता चल सकता है कि आपकी कितनी उसमें डैमेज भी हुई है। तो आँख का प्रेशर, नज़र का घेरा जिसको पेरीमेट्री टेस्ट बोलते हैं, और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी द्वारा गैंग्लिया सेल्स का कुछ लॉस हुआ है क्या, नर्व फाइबर्स जो रहती है वो फिर ख़राब होते जाती है, उसमें रिकवरी नहीं होती। नर्व फाइबर लॉस एक बार डैमेज यदि हो गई नर्व वो, और नस यदि सूख गई तो फिर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो वो स्टेज पे जाना नहीं चाहिए। इसलिए यदि आपको दवा बताई गई है तो वो दवा कंटिन्यू रखिए। कई बार क्या होता है कि एक दवा शुरू कर दिए, आपको बुलाया जाता है, आप 3 महीने 4 महीने बाद आइए, क्योंकि दवा का असर बराबर है या नहीं ये वेरीफाई करना रहता है। कई बार वो दवा शुरू में 1-2 साल अच्छा काम करती, उसके बाद उसका काम करना कम हो जाता है या उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये मालूम करने तभी मालूम होगा जब आप उसका आँख का प्रेशर चेक करेंगे। इसलिए जो भी रिक्वायर्ड उसके स्टिपुलेटेड चेकअप्स बताए वो भी फॉलो करना चाहिए। ये जो घेरा है ये भी बीच बीच में चेक करना, या OCT, जो ये OCT रीजनेबली नई टेस्ट है, आपको चेक कब किया था मुझे याद नहीं, पर OCT हमारे यहाँ तो हमारे हॉस्पिटल में 2008 में अवेलेबल हुआ वो इन्वेस्टिगेशन।
तो ओसीटी द्वारा भी एक तीसरा पैरामीटर खुल गया है कि ओसीटी में कोई प्रॉब्लम आपको है क्या। जी हाँ, हाँ। अब फॉर्च्युनेटली मराठी, तुम्हाला मराठी समजतं, सायन्सचा एक ॲडव्हान्टेज हा आहे, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर। याचा अर्थ असा कि देयर हैज टू बी ए प्रूफ टू प्रूव थिंग्स। तुमको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, ये मेरे हिसाब से कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। आपका दवा डालने से आँख का प्रेशर कम हो रहा है, वो दवा बराबर काम कर रही है। प्रेशर फिर भी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो दवा काम नहीं कर रही है, मुझे या तो दवा बदलना पड़ेगा या दवाइयाँ 2-3 चेंज करने के बाद भी प्रेशर नहीं कंट्रोल में आ रहा तो ऑपरेशन करके उसको, मगर किसी तरह से आपका आँख का प्रेशर कंट्रोल करना आवश्यक है। वैसा नहीं किया तो आँख अंधी हो जाती है। इसलिए मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू होम्योपैथी मैं कबूल करता हूँ कि ऐसे कई कैंसर के और ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको रिलीफ हुआ, मगर उसका जो पैरामीटर रहता है कि 100% नहीं तो कम से कम 70%, कम से कम 50% तो उसको केसेस को रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसा कोई स्टडी अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ नहीं होता, होम्योपैथी में नहीं होता और आयुर्वेदिक में भी नहीं होता। जो हमारे एलोपैथी में करना पड़ता है, जब तक ये प्रूव नहीं होता कि ये दवा का ये इफेक्ट है या ये साइड इफेक्ट नहीं है, तब तक वो मार्केट में रिलीज नहीं होती। तो कोई आज किसी ने नई दवा निकाली और कल आ गई, ऐसा नहीं होता। उसमें कम से कम 4 साल 5 साल बीच में जाते हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रायल्स होती है, उसके बाद एनिमल ट्रायल्स, वॉलंटियर्स पे ट्रायल्स, वॉलंटियर्स के बाद एक ग्रुप पे ट्रायल्स, देश के विभिन्न क्षेत्रों में, साउथ इंडिया में अलग, नॉर्थ इंडिया में अलग, सेंट्रल इंडिया, ऐसे 5-6 सेंटर्स में वो ट्रायल्स होती है। उनके रिजल्ट जब आते हैं और कंफर्म रिजल्ट रहते हैं तब दवा रिलीज होती है। हाँ। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ पूछिए। हाँ, आप सौंसर से आए हैं। अच्छा। जी। हाँ, टीक पड़ लिया। तो मैंने 2-4 बार आपको दिखाया तो आपने बोला कि वो और उन्होंने सुना नहीं है, देखी नहीं है, तो अब शायद वो नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको बचपन में वो टीक पड़ गई। हाँ, अब बचपन से उस आँख ने देखने का काम लर्न ही नहीं किया, यही कहा था तो आपने। ये जो डी लर्निंग हो गया, अब आप उसको 40 साल के या 50 साल की उम्र में बोलेंगे कि नहीं मैं हंटर मारता हूँ, तुझे भागना पड़ेगा। वो घोड़े को टांग ही नहीं है तो कहाँ से भागेगा, ऐसी बात है। तो आपका जो इसको अम्लायोपिया कहते हैं, वो आँख देखने का उसकी जो क्षमता है वो अभी डेवलप नहीं हो सकती, वो भूल गई वो फेज। इसलिए मैं जो शुरू में कहा था कि बच्चों की आई चेकअप आवश्यक इसलिए है कि अम्लायोपिया जो है, वो ज़माने में इतना डेवलपमेंट था नहीं और माँ बाप ने लाए तब तक मैं 10 साल का हो गया था। जी हाँ जी, समय का महत्व होता है। अब जैसा वो टीक पड़ गई थी तो वो टीक हटाने का भी ऑपरेशन रहता है जिसको कॉर्निया ग्राफ्टिंग कहते हैं, जो मृत्यु के बाद नेत्रदान करते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जस्ट टू सेट एन एग्जांपल, मेरे पिताजी की जब डेथ हुई 1980 में, मैंने डॉक्टर सुतारिया को फ़ोन किया, वो मेरी सीनियर थी, वो मेरे घर आई, मेरी पिताजी के मरे हुए पिताजी की आँख उन्होंने निकाली और दूसरे दिन ऑपरेशन करके दूसरे किसी की आँख काम में आई। तो ये जरूर इट इज़ हेल्पफुल, किसी की आपको दृष्टि आप दे रहे हैं, एक नहीं 2 व्यक्तियों को उस दृष्टि में लेना, क्योंकि 2 विभिन्न व्यक्तियों को 2 आँखें लगाई गई। तो मेरे पिताजी आज भी शायद जीवित है उन आँखों के रूप में। बेशक बेशक। हाँ, तो ये मेरा कहने का मतलब कि आपके केस में वो शायद ऑपरेशन उस एज में हो जाता, 10 नहीं 12-15 के एज में भी हो जाता तो शायद उसकी नज़र सुधर जाती थी। अब करके कोई मतलब नहीं। जी हाँ, नहीं अभी वो तो वैसे ही रहेगी, अभी उसमें अभी कोई चमत्कार नहीं हो सकता। जी हाँ, हाँ बोला, पानी पी लो। माइक दे दो, वही माइक। नहीं पानी 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 पानी। त्यांना माइक द्या।
योगेश्वर आगडे. मी मागच्या वर्षीमध्ये मी चेक केलं होतं तर मला ते ग्लुकोमा झालं होतं, तेव्हा 33 प्रेशर होतं. आता मी रिसेंटली एक आठवडा अगोदर चेक केलं इविस्टामधून तर 33च आहे. मी तुमच्याच क्लिनिकमध्ये येतो आहे सर. तर मला ऑप्सिया आणि सोफिया म्हणून ते एक जेल दिलेलं आहे, सोहा लिक्विड जेल. कुठलं? सोहा लिक्विड जेल. ऑप्सिया आणि सोहा लिक्विड जेल दिलेलं आहे. ये व्यक्तिगत प्रश्न है और मैं समझता हूँ ऐसे प्रश्न डॉक्टर साहब के चेंबर में पूछे जाने चाहिए. हे कहणं आहे की तरी माझे कसे आहे, डोळे म्हणजे रेग्युलरली ऑपरेट करत आहे पण डोळ्यामध्ये तसं असं थकलेला असतो, त्याला काय कारण असेल? नाही, पहिली गोष्ट म्हणजे तुमचं ते 33 प्रेशर अजूनही 33च आहे का? ओके, हो. मग आमचं काहीतरी चुकतं आहे. तुम्हाला जे मेडिसिन टाकतोय, नॉर्मल माणसाचं प्रेशर 20च्या वर जायला नको. 20च्या वर असेल तर ते डोळ्यासाठी घातक आहे. 20 तर ते 33 आहे आणि तुम्ही तरी ते ड्रॉप्स टाकताच आहे. आणि तो डॉक्टरही तुम्हाला सांगतोय, म्हणजे जो कोणी असेल, मीच असेल कदाचित, किंवा हे बरोबर आहे तर चुकीचं आहे. जो कोणी तुम्हाला ट्रीट करतो आहे, माझ्याच दवाखान्यातला जरी असला तरी ते बरोबर नाही. ते प्रेशर व्हेरीफाय करणं आवश्यक आहे. ते 20च्या खाली येणं आवश्यक आहे. भलेही हे मेडिसिन बदलावं लागेल. आणि मगाशी जे मी म्हणालो, समजा एक पूर्वीच्या काळी फक्त एक मेडिसिन होतं, पिलोकार्पिन नावाचं एक औषध असायचं. मग हळूहळू मी जेव्हा प्रॅक्टिस सुरू केली तेव्हा नवीन टिमोलॉल, आजकाल ते सर्रास वापरलं जातं. हे टिमोलॉल ड्रॉप्स तेव्हा खूप अप्रूप होतं, म्हणजे अमेरिकेहून किंवा इंग्लंडहून औषध मागवावं लागायचं, इतकं ते कठीण दुर्मिळ होतं. 1980च्या सुमारास मग आपल्या इकडे मिळायला लागलं, मॅन्युफॅक्चर व्हायला लागलं. आता हे अगदी बेसिक औषध आहेत. टिमोलॉल सगळ्यात खालच्या लेवलचं ज्याला आपण म्हणू, त्याच्यापेक्षा आणखीन पुढचे हायर लेवलचे औषधं येतात आहे. कॉस्ट जास्त होते. टिमोलॉल 80 रुपयाचं असेल तर 800 रुपयाचं झॅलाटॉन म्हणून औषध येतं, त्याचा इफेक्ट आणखीन चांगला राहतो. तर हे सगळं औषध 800वाला टाकूनही जर तुमचं प्रेशर कमी होत नसेल तर तुमचं ऑपरेशन करायला पाहिजे. सर, एक जनरल मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की ऑपरेशन हे बेटर राहील की रेग्युलरली मेडिसिन म्हणजे आय ड्रॉप ऑपरेट करणं? तुम्ही किती रेग्युलरली ते औषध टाकता. अदरवाईज तुम्ही म्हणताय मी औषध टाकतो आणि काल टाकलं होतं, आज सकाळचं राहून गेलं, असं खूपदा होतं. माझं स्वतःचं होत असेल म्हणजे लकीली मला, पण त्यामुळे त्या औषधांच्या बाबतीत अतिशय पर्टिक्युलर राहणं जरूर असेल. जो पेशंट असा पर्टिक्युलर राहू शकत नसेल किंवा अफोर्डेबिलिटी, एखादा लेबरचं काम करणारा माणूस आहे, त्याला जर मी 800 रुपयाचं औषध लिहून दिलं तर तो काय ते औषध विकत घेईल. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मग डिसाइड करावं लागतं की कोणाला. डॉक्टर से चेंबर में लीजिए, बहुत सारी. डॉक्टर साहब, नहीं, डॉक्टर करंजीकर वांटेड टू से समथिंग. मैं चाहता हूं कि एक सुखद यहाँ समापन आपके गीत या संगीत की कला के एक छोटे से उदाहरण के साथ में हो यहाँ पे. अरे बाप, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा गाना गाऊं. हाँ, जो आप भाभी जी को सुनाते वो वाला सुनाइए. हाँ, किसी के और ये गीत मेरा विशेष माझ्या आवडीचं ज्याला आपण म्हणू असं गाणं आहे. स्वागत है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें है एतबार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
झीलना इसी का नाम है। धन्यवाद। क्या बात है डॉक्टर साहब, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के आग्रह पर आप यहाँ पर पधारे, बहुत अच्छे ढंग से आपने कई बातें बताई, जानकारियाँ दी, अपने ज़िंदगी के कई पहलुओं से हमें परिचित कराया, हमारे श्रोताओं ने बड़ा आनंद लिया। मैं विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम लोग भी जो आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका आभारी है। और उम्मीद करता हूँ मैं कि हर महीने के जो पहले इतवार को यहाँ संवाद का कार्यक्रम होता है इसी प्रकार, तो आप ज़रूर उसमें पधारिएगा, कुछ न कुछ आप यहाँ से लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।